नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आर्थिक हालातों से जूझ रहे श्रीलंका में जहां पहले राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, तो वहीं उनके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया गया है। उधर राष्ट्रपति को कहाँ ले जाया गया है, इस बारे में पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया। उनके अपने सांसदों के एक समूह ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे पद छोड़ने और एक नया प्रधानमंत्री और एक सर्वदलीय सरकार गठित करने का आग्रह किया गया है। दरअसल कभी सोने की लंका कही जाने वाली श्रीलंका कंगाली से जूझ रही है। पिछले कुछ महीनों में यह हालात बद से बदतर हो गए हैं। दाना पानी और ईंधन की किल्लत से जूझ रही जनता का आक्रोश आखिरकार फूट पड़ा और शनिवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। राजपक्षे को अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ भागना पड़ गया। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सड़कों पर जनता इतनी आक्रोशित हो गई है कि पुलिस और सेना के जवानों को भी झुकना पड़ रहा है। दरअसल श्रीलंका में जो हालात पैदा हुए हैं वे भले ही पिछले कुछ महीनों में सामने आए हों, लेकिन इसकी बर्बादी के पीछे दीर्घकालिक कारण है। पिछले कुछ वर्षों में वहाँ की सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, देश की बर्बादी में उनका भी रोल रहा है। बता दें कि दुनिया भर के विश्लेषक लंबे समय से ये कहते आ रहे थे कि श्रीलंका की बर्बादी के पीछे चीन की ऋणपाश यानी कर्ज देकर अपने जाल में फंसा लेने वाली नीति जिम्मेदार है। श्रीलंका पर केवल चीन का ही $5 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा है। यही नहीं, भारत और जापान जैसे देशों से भी श्रीलंका ने काफ़ी कर्ज ले रखा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी श्रीलंका पर बड़ा कर्ज है। आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज बताया जाता है। ये आंकड़े अप्रैल 2021 तक के हैं। कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका की हालत इसलिए भी बिगड़ती चली गई। बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की, तो महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। नई सरकार के गठन के बाद विदेशी मुद्रा भंडार गिरता चला गया और जुलाई 2021 तक ये महज $2.8 बिलियन रह गया। वहीं नवंबर 2021 तक यह गिरकर $1.58 बिलियन रह गया। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए श्रीलंका के पास कुछ बचा ही नहीं है और श्रीलंका अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है। विदेशी मुद्रा भंडार के इस कदर गिरने से श्रीलंका रुपए की वैल्यू गिरती चली गई है और अब श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इस कदर बढ़ गया है कि प्रदर्शन में शामिल श्रीलंकाइयों ने राष्ट्रपति के भवन तक पर भी कब्जा कर लिया है। इस समय श्रीलंका की इकोनॉमी जो है बिल्कुल डामाडोल है और वहाँ के नागरिक हैं जो साफ तौर पे कहते हैं इसके लिए केवल और केवल राजापक्षा फैमिली जिम्मेदार हैं। सारी परिवार ने तो रिजाइन कर दिया था, लेकिन गोटबाया को बार बार कहते गो गोटबाया गो गोट, लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। पावर को क्लिंग कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस की वजह से या सिक्योरिटी फोर्स के लोग भीड़ ने उनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया और कहा जा रहा है कि गोटबाया जो है देश को छोड़ के भागे हैं। उनका जो हैवी लगेज है एक नेवल शिप में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लग्जरी गाड़ियां जो है एयरपोर्ट पे जा रही हैं। उनमें कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन इस समय जब गोटबाया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय वो देश को छोड़ के चले गए। इससे कुछ सबक सीखने चाहिए हमारे नेबर्स को, पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को और बाकी कंट्रीज़ साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जो चाइना से बहुत इम्प्रेस्ड है, उनकी लार्जेस्ट से इम्प्रेस्ड है, क्योंकि चाइना उनके साथ इसी माफिक दुर्दशा करेगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ है। You see, the problem in Sri Lanka is that people connect that all the problems that have ensued since March 30th or even before are actually attributable to President Gotabaya Rajapaksa and his friends and his family. And therefore, repeatedly, there are demands for him to leave and go. And all the time, the palace or the presidential residence has always been a major favorite point for demonstrations for the people. There is no doubt that the situation in Sri Lanka is precarious.
there is a food, fuel, and uh, fertilizer, medicines, all kinds of crisis there, which has been further exacerbated by the global situation and the pandemic as well. So there are many reasons for that, but the time is passing now. It is a time for the international community to rise to help them. और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। अब तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हम सर्वेश्वर पाठक के पास चलेंगे। सर्वेश्वर पाठक जी, चीन में जो हालात हैं आज, क्या लगता है कि आने वाला भविष्य, श्रीलंका में जो हालात हैं, क्या लगता है कि चीन का जो एक बाहुपाश था उसमें जकड़ लिया है पूरी तरह श्रीलंका को, और आने वाला श्रीलंका का समय कैसा होगा? सर्वेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? और इस समय मदद के नाम पर चीन के दखल और दबाव तथा श्रीलंका में लचर राजनीतिक नेतृत्व ने वहां के हालातों को इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खोखली नजर आ रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा है। बाजार से लिया हुआ कर्ज 47%, अन्य कर्ज 9%, भारत का कर्ज 2%, वर्ल्ड बैंक का कर्ज 9%, जापान का कर्ज 10%, चीन का कर्ज 10% और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का कर्ज 13%। ये वो कर्ज जो श्रीलंका को आज बदहाली की कगार पर ले आए हैं। सर्वेश्वर जी, क्या लगता है कि श्रीलंका में जिस कदर हालात बदतर होते जा रहे हैं, और एक शर्मनाक दृश्य श्रीलंका ने देखा है कि वहाँ राष्ट्रपति भवन में जो हुआ, यह किसी भी देश के लिए शर्मनाक है जो आज वहाँ हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में, आज की रात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, कल ये भी पता चलना है कि आखिर कहाँ शरण लिए हुए हैं गोटबाया राजपक्षे। रानिल विक्रमसिंघे का सर्वकालिक जो सर्वदलीय सरकार है उसके लिए सहमति बनती है, नहीं बनती है, तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बीच श्रीलंका में ये काल रात्रि जो बीत रही है आज, क्या लगता है कि इस काल रात्रि की कोई सुबह होगी? देखिए, हर काल रात्रि की सुबह होती है त्रिशूल जी, और इसकी भी सुबह हो। देखिए, इसके लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट की जितनी भी उनकी जो पॉलिसीज रही है वो जिम्मेदार है। देखिए, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, और कहे कि अगर गहरा संकट तो 2009 में वहां में सिविल वॉर हुए थे। उसके बाद सरकार की नीतियां देखिए, और जो चाह के चीन की गोद में बैठना। अभी देखिए, जो वहां का विदेशी मुद्रा भंडार है वो बस $50 मिलियन रह गया, और उसका सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि जो कोरोना आया इसके कारण उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, और उनके विदेशी मुद्रा भंडार का जो संचयन का सबसे बड़ा स्रोत यही था, टूरिज्म इंडस्ट्री। उसके बाद देखिए कि मतलब चीजें एक से एक बढ़ती गई। उन्होंने ऑर्गेनिक कृषि को अपनाया, रासायनिक खाद को बाय का, और उससे फसलों में कमी आती गई, खाद्यान्न संकट गहरा गया। साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां रही, उन्होंने टैक्स कम कर दिया जिससे कि रेवेन्यू जनरेशन कम रहा, और धीरे धीरे वो चाइना के जो डेट जाल होता है, चाइना का जो कर्ज के जाल में फंसते गए। अभी $51 बिलियन का कर्ज श्रीलंका पे है, और उसकी विदेशी मुद्रा भंडार मैंने पहले ही बता दिया कि आज के डेट में जो भी डेटा आया है वो $50 मिलियन है। और श्रीलंका की आबादी कितनी है त्रिशूल जी, ये देखिए ना, सीधा 2 करोड़ 20 लाख की आबादी का देश है। हमारे दिल्ली की आबादी 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और ऐसा देश वहां पे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अभी एक रिपोर्ट आया है, उसमें ये कहा गया है कि हर 10 व्यक्ति में से
दो व्यक्ति 3 परिवार को 10 परिवार में से 3 परिवार को यह सामना करना पड़ रहा है कि आगने वाले समय में हमें फूड खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वहां की सरकार की नीतियां पूरा का पूरा जिम्मेदार रही है। साथ ही हम चाइना पे अगर कहें तो हाँ, चाइना ने वहां जबरदस्त फंडिंग की, सरकार को फंड दिया। $6.5 बिलियन का चाइना का कर्ज है श्रीलंका पर। और हम सभी जानते हैं कि चाइना चाहे अरब उधर अफ्रीकन नेशन को कर्ज दे रहा हो या हमारे भारत के आसपास के नेपाल को भी वो ट्रैप कर रहा है, तो वो बदले में वहां की संप्रभुता से, उसकी देश की अखंडता से भी खिलवाड़ करता है। और इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने समय रहते कुछ सोचा नहीं। देखिए, ये पेंडेमिक पूरे विश्व के लिए आया, बड़े बड़े देश मतलब इस पेंडेमिक को झेले हैं। पाकिस्तान भी इसका सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान की अपनी अलग नीति है, वो टेररिज्म को बढ़ावा देने के कारण वहां का ये हाल है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हाल श्रीलंका का है उल्टा वैसा पाकिस्तान का भी होने वाला है। तो श्रीलंका के लिए जो श्रीलंकन जो लोग हैं वहां के लिए आज सचमुच ये रात जो है बहुत ही भयावह काली रात है। कल क्या होगा अगर ये सरकार जो रानिल विक्रमसिंघे की है, उन्होंने भी इस्तीफा देने का ये किया है, उसके बाद क्या होता है? सरकार अगर इस्तीफा देती है तो उसके रिप्लेसमेंट में कौन आ रहा है, उसकी क्या पॉलिसी होगी? देखिए, सनत जो है, सूर्या जो है, उन्होंने भारत को बड़ा भाई बोला और भारत ने भी बड़ा दिखाते हुए करीब 423 करोड़ का उन्हें मदद किया। ऐसा नहीं है हमने अफगानिस्तान में क्राइसिस हुई, फूड क्राइसिस, तो हमने फ्री में वहाँ गेहूं भेजा है। और श्रीलंका हमारा उससे एक नेचुरल एलाइज कर सकते हैं। भले बीच में वहाँ के पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण वो चाइना के डेट में फंसते गए, लेकिन अभी भारत सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो चाइना के डेट से श्रीलंका को निकाले, जिससे कि वहाँ के लोगों में भी ये भावना आए कि हाँ, भारत ही हमारा सच्चा साथी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि जिस तरह श्रीलंका का उदाहरण सामने आया है और वहाँ पर ये एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि टैक्स कम कर दिए गए और आने वाला जो एक उनका पर्यटन से जो बड़ा वो उनको राशि मिलती थी वो कहीं कोरोना के दौरान, तो क्या ये नहीं है कि मुफ्त की चीज़ों ने कहीं ना कहीं श्रीलंका को बर्बाद कर दिया? जी हाँ, देखिए, मैंने पहले भी कहा ना त्रिशूल जी कि जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी रही, जो उनका देश चलाने के लिए उन्होंने जिस पॉलिसीज पे काम किया वो फेल्ड साबित हुआ। वो श्रीलंकन गवर्नमेंट समय रहते उसकी उस पे क्रिया नहीं की। अब देखिए, इनका 2018 में अगर वो देखिए बिलियन फॉरेक्स रिजर्व जो है वो था इनका $7.6 बिलियन 2019 में। उसके बाद ही कोरोना का संकट आया और वो 2020 में घट के $1.9 बिलियन हो गया। तो एक देश अपने आप को मूलतः टूरिज्म इंडस्ट्री पे रखे हुआ है। बाकी के जो वहां पे क्राइसिस है, इससे पहले तो फूड क्राइसिस नहीं आई थी श्रीलंका में। अब ठीक है, ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ी बहुत रासायनिक खेती करना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती मतलब रासायनिक खेती को ही बंद करवा दिया। और जो भी पॉलिसीज रही, जैसे चाइना जैसे देशों के, उसके जाल में वो फंसते गए। भारत से उन्होंने अपनी दूरी बना ली और यही सब मूलतः कारण है। देखिए, भारत वर्ष जो है, चाहे अगर आज श्रीलंका की मदद करेगा तो वो कभी भी उसकी संप्रभुता और उसकी अखंडता से खिलवाड़ नहीं करेगा। हमारे रामायण में श्रीलंका का लंका का ये जो है बहुत ही मतलब ये रहा है, प्रभुत्व रहा है। और हम जानते हैं कि श्रीलंकन जो है एक तरीके से भारत का ही अंग रहा है। अखंड भारत की जब कल्पना की जाती है तो उसमें श्रीलंका का भी नाम आता है। अगर हम उधर बाली, सुमात्रा, जावा की ओर भी जाते हैं
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की नीति रही, ठीक है, आपने टैक्स कम कर दिया, लेकिन आपकी जैसे ही रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए था। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। आशुतोष शर्मा जी, क्या लगता है कि श्रीलंका की ये जो दशा और दुर्दशा है, ये अब श्रीलंका को और कहाँ तक ले जाएगी? क्या कोई सुधार, बड़ा सुधार जिसके लिए जनता अब सिंहासन तक पहुंच गई है और सिंहासन को उलट पलट दिया है, वहाँ पे अब क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? ठीक है, ललन सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ललन सिंह जी, क्या लगता है कि अब ये श्रीलंका की जो कालरात्रि है ये कैसे समाप्त होगी? ये कैसे नया सवेरा होगा श्रीलंका में? ये चंद्रशेखर जी, सोने की लंका जो है अभी मिट्टी में मिल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मिट्टी में ऐसे नहीं मिली है, इसमें एक लंबा टाइम लगा। उसमें कुछ विदेशी ताकत भी रहे हैं और कुछ इनकी परिवारवाद की जो राजनीति है वो उसमें शामिल रही है। अब एक बात तो साफ आ रहा है कि उनका प्राइम मिनिस्टर जब इस्तीफा दे दिया और स्पीकर के साथ जो मीटिंग हुई है 2 घंटे पहले, तो ये मानने की बात है कि सर्वदलीय सरकार बनने जा रही है। और एक उम्मीद किया जा रहा है कि सर्वदलीय सरकार बनने के बाद कोई ना कोई रास्ता, और दुनिया से, जैसे भारत जैसे देश है, उनकी मदद ली जाए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो श्रीलंका है, आज 1.5-2 महीने से जो इसकी हालात चल रही है वो साफ नजर आ रही है। यहाँ पे ये लंका जो है वो जो सोने की हम लोग बताते थे, वो पर्यटन के कारण और इनके गलत खेती के कारण और कोविड का इनका महामारी जो है इनको बहुत सा इनके कामों को अवरोध पैदा किया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब कोई एक देश किसी एक के ऊपर डिपेंड हो जाता है और दूसरी बात वो एक परिवार के साथ बन जाता है, वो केवल अपने बारे में और अपने परिवार की सोचता है, तो हालात यही होती है जो आज लंका में हो रही है। लंका अगर अपने अंतिम स्टेज में आया है आर्थिक रूप से, तो उसका सबसे बड़ा कारण वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, अगर वो दिया है तो बहुत सही किया है, क्योंकि वहां की जो जनता है, और अब जैसा कि जानकारी मिल रहा है, आपके पास ज्यादा जानकारी है कि पुलिस और सेना के द्वारा सरकार को पूरी तौर पे अब सपोर्ट नहीं मिल रही है, और लगभग 400 से ऊपर जो सेना के जवान है वो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ भी मिल गए हैं, जो बहुत ही खतरनाक साजिश नहीं, ये खतरनाक हालात पैदा कर सकते हैं किसको, लंका को। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि भारत पूरी तौर पे जितना हो सका, उन्होंने 2 महीने से हमारी सरकार उनको मदद की। हालांकि मदद का भी एक तरीका और एक संभावनाओं के साथ होती है, ऐसा नहीं। जो लंका है वो अपने कारणों से आज बदहाली के कगार पे है, और वहां की जनता को भी समझना पड़ेगा, जब वो मत का प्रयोग करते हैं तो वही परिवार राजपक्षे का जो लगातार 40 सालों से लंका के ऊपर राज कर रहा है, कि ये भी सबसे बड़ी दुखद स्थिति है चंद्रशेखर जी। और लंकाई पीएम का इस्तीफा बहुत सही है, और सर्वदलीय सरकार बनना बहुत जरूरी है, और दुनिया की नजर उस पर है, क्या कौन मदद करेगा। लेकिन चीन के जैसे देश जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष उसकी कहीं न कहीं टांगों को खींचा है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। वो तो खून चूसने वाला देश है और श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। आशुतोष शर्मा जी, जो एक राजनीतिक नेतृत्व था वहाँ पर, उसने पूरा अपने निजी हितों को, निजी स्वार्थों को पूरा करने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। सर्वदलीय सरकार बनने की जो पहल शुरू हुई है, क्या लगता है कि किस ओर श्रीलंका जा रहा है? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ भी, जिस भी देश में जहाँ भी परिवारवाद की राजनीति रही है, उस देश का सर्वनाश हुआ है। इसका उदाहरण हम अपने आसपास के देशों में देख सकते हैं। बराबर का पड़ोसी देश है, वहाँ भी परिवारवाद रहा, वो भी काफी देश पे चढ़ा। श्रीलंका एक नया शिकार हुआ है, और हमें अभी परिवारवाद से निजात मिलने जा रही है।
पूर्ण रूप से हमें इससे छुटकारा नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे उस परिवारवाद से हम बाहर निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। तो परिवारवाद में जहां भी ये लोगों ने जो हाँ परिवारवाद था, उन्होंने देश को ना सोच के अपने परिवार हित को सर्वोपरि रखा। और दूसरा जो चाइना है, चाइना ने एक मकड़ी का जाल ऐसे बुना उस पर धीरे 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 कि श्रीलंका जो उसके कर्ज में डूबता गया है। श्रीलंका का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म था, और अपने देश की जो निजी इंडस्ट्री व्यवसाय थे उनको इतने डेवलप नहीं किया गया। और अचानक ही ये कोरोना की बीमारी आने की वजह से जो भी उनके रिजर्व थे, जो भी उनके फंड्स थे, फॉरेन एक्सचेंज थी, $7-8 बिलियन का उनके पास फंड था आज से 3 साल पहले, वो धीरे धीरे घटते घटते आज इस कगार पे आ गया कि श्रीलंका सरकार के पास पेट्रोल आयात करने के लिए और अन्य जरूरी सामग्री इंपोर्ट करने के लिए भी रिजर्व नहीं रहे हैं। अब आखिर में हताश और निराश होकर के उन्होंने भारत की तरफ देखा है। और भारत, जैसा कि हमारा इतिहास रहा है, हमेशा हमने पड़ोसी देश की मदद की है। जब जब किसी देश पर संकट आया तो भारत उसकी मदद के लिए सामने आया है। आशुतोष जी, एक सबसे बड़ी बात, हम तो मदद करते हैं लेकिन उसके बदले में मिलता क्या है? पीठ में छुरा घोंपा जाता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। ये बहुत अच्छा सवाल करा कि हमारे से जो अब से पहले की जो सरकार की नीतियां थी, मेरे ख्याल से हमारा वन साइडेड वो रहा। हम तो मदद करते रहे लेकिन उनसे कुछ आपने उसकी बात नहीं करी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है उस चीज को सबको बैलेंस कर करके आगे चल रही है कि उनकी मदद भी कर रही है, लेकिन साथ साथ ये चाहती है कि श्रीलंका का सरकार का भी रुख सकारात्मक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो चाइना के उसमें पक्ष में चले जाए, पाकिस्तान के उसमें चले जाए और भारत को नकारा जाए। भारत एक शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है। पिछले 7-8 साल में भारत ने अपना वर्चस्व बनाया है। देश विदेश सारे के सारे देश के दुनिया में भारत के वर्चस्व को, उभरते हुए वर्चस्व को मान रहे हैं। तो श्रीलंका भी भारत को नकार नहीं सकता। जो उसके ऊपर मकड़ी का जाल बुना गया है धीरे 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 धीरे, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले खबर थी कि चाइना ने उसके एक हिस्से को अपना 100 साल की लीज पर ले लिया था। और श्रीलंका निवासी अगर वहां जाएंगे तो उनको पासपोर्ट की आवश्यकता होगी, वीजा की आवश्यकता होगी और करेंसी भी उनकी यूज करनी पड़ेगी, जिससे श्रीलंका को किसी तरह से निजात मिल पाई है। और श्रीलंका को अपनी विदेश नीति के बारे में बदलाव लाना होगा। परिवारवाद से निकल करके अब जो सर्वदलीय सरकार बनेगी वो देश के हित में कार्य करेगी। और मैं समझता हूँ कि संकट इतनी जल्दी तो दूर नहीं होगा, समय लेगा, कुछ लेगा, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। श्रीलंका का क्षेत्रफल अगर देखें तो मेरे ख्याल से हमारे दक्षिण भारत के एक राज्य केरल के बराबर उसकी आबादी होगी, इतना बड़ा देश होगा। लेकिन इतने बड़े देश ने कैसे चीन के कब्जे में धीरे धीरे जाल में फंसता गया, ये बड़ा सोच का विषय है। परिवारवाद इसका एक निश्चय ही कारण है। बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक जी, हमारी संवेदनाएं पूरी तरह श्रीलंका के साथ हैं, लेकिन एक सवाल आज बहुत ज़रूरी है। ललन सिंह जी से भी मैं इसका जवाब चाहूँगा, बाद में आशुतोष जी आपसे भी चाहूँगा। हमने पाकिस्तान को ये बताया कि बाढ़ आने वाली है आपके यहाँ, पाकिस्तान में जान माल की रक्षा हुई, बदले में क्या मिला? उनको पैसा दिया, सब कुछ दिया, बाद में क्या हुआ? बांग्लादेश को कितनी रक्षा की, सब कुछ बांग्लादेश की अस्मिता की रक्षा की। बांग्लादेश तो बना ही हमारे कारण, हमें क्या मिला? नेपाल जो भारत का, जिससे रोटी बेटी का संबंध है, उसको पूरी मदद हम करते रहे, लेकिन क्या मिला? वो लिपुलेख पर ड्रोन से मैपिंग करवाने की बात करता है। उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, हमने कदम कदम पर अफ़गानिस्तान के साथ अपना हर कुछ देने का, सब कुछ देने का प्रयास किया, क्या मिला? और इसके बाद श्रीलंका जब जब मांगने की बात हुई तो भारत ने पूरी तरह से हाथ फैलाकर सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन बाद में हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया गया और श्रीलंका लगातार चीन की गोद में बैठा रहा। हमको वो टेढ़ी नज़रों से देखते रहे। ये 5 उदाहरण हैं। क्या ये विचलित नहीं करते? कई बार हम बड़े सदाशिता में कह देते हैं कि हमें भारत को मदद करनी चाहिए, पूरे दिन भर से ये बात चल रही है, लेकिन मुझे ये बात कचोट रही है कि क्या हम मदद कर देंगे, सदाशिता दिखाएंगे, लेकिन क्या वाकई में सदाशिता का मूल्य सामने वाले मित्र के द्वारा भी चुकाया नहीं जाना चाहिए? क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ये?
देखिए, आपने सही कहा कि भारत वर्ष ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनको समय समय पे जब भी क्राइसिस आया मदद किया, लेकिन उन्होंने पीठ में छुरा ही गोपाल, और वो सबके सब चाइना के डेट में, मतलब चाइना के जाल में फंसते चले गए। यही देखिए, श्रीलंका ने कितना बड़ा हमारे पीठ में छुरा घोंपा। एक ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल इंडियन ओशन में बनाने की बात हो रही थी, और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत वर्ष और जापान के सहयोग से बनने वाला था। और ये जो गोटाबाया राजपक्षे है, इसने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और चाइना को अवार्ड कर दिया। 2019 की ये घटना है। इससे क्या होगा कि इससे भारत की संप्रभुता को भी खतरा है, क्योंकि चाइना अगर इंडियन ओशियन में इतना बड़ा अगर वो हब बना लेता है तो वो सारा अधिकार अपने पे रखेगा। कि जैसे कि हम देख रहे हैं 6.5 बिलियन डॉलर में श्रीलंका को वो बिल्कुल। सर्वेश्वर जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, बिल्कुल सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश्वर जी, ये सवाल बड़ा कई बार विचलित करता है कि हम पूरा एकदम हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं संकट में फंसे हुए मित्रों का, पड़ोसियों का, लेकिन बदले में जब लौटाने की बारी आती है तो हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो धोखा दिया जाता है, जो धोखा मिलता है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, सरकार के मुंह से बोल नहीं फूटे। पाकिस्तान में जो हालात है, पाकिस्तान में एक एक नागरिक जानता है कि भारत से बेहतर कोई मित्र नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में अब जब तालिबान का राज है, उनको भी पता है कि भारत से अच्छा मित्र नहीं हो सकता, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, सब हम मदद करने को आज भी तैयार हैं। लेकिन श्रीलंका से वापसी में क्या मिलेगा? मदद करेंगे, लेकिन क्या इसकी समीक्षा आवश्यक नहीं है आज के दौर में? क्योंकि हमने बहुत कुछ हमने भी खो दिया है और हमें एक बड़े सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ना आवश्यक है। मदद बिल्कुल होगी, सदाशता की बात पूरी तरह चल रही है पूरी दुनिया में। क्या नहीं ज़रूरी है कि इस बार पूरी समीक्षा से और पूरे एक एजेंडा के साथ इस बात को किया जाए? देखिए सुन जी, हमने मदद करने की वो पेशकश नहीं किया, हमने मदद किया। हमने बताया ना कि 5.5 बिलियन जो करोड़ डॉलर हमने श्रीलंका को दिया है, और ये दिया है कि खाद जो रासायनिक उर्वरक उसको खरीदने के लिए, जिससे कि अभी वहां पे फसल होगी उसके पैदावार के लिए। और भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि इन सभी देशों का, वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, अभी जो तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है, हमने अभी कितना टन गेहूं भेजा है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे खाने को नहीं है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमारे वहां एक गुरुद्वारा था, उस पे उन्होंने बॉम्बिंग की। तो जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। देखिए, ये जो श्रीलंका जो चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, अगर पिछला एक डिकेड देखे तो उसमें हमारे देश का, एक डिकेड का 2 डिकेड देखे, उसमें हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी जिम्मेदार रही। जो फुलमुल वाली पॉलिसी थी पिछली सरकार की, कि जो कोई नहीं, चाइना अगर जा रहा है, बना रहा है तो कोई नहीं, सब ठीक है, ये है वो है। लेकिन पाकिस्तान तो हमारा जब से उसका निर्माण हुआ तब से दुश्मन नंबर 1 देश है। हमने निर्माण किया बांग्लादेश का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बांग्लादेशी जो आए, माननीय इंदिरा गांधी जी ने वापस इनको यही रख दिया। अब वो हमारे यहाँ आतंकवादी बन के घूमने फिर रहे हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है। असम में जो वहाँ के असम के मूल निवासी हैं, वो विलुप्त के कगार पे आ गए, ये बांग्लादेशी मुस्लिम के कारण। ठीक है। और सचमुच मैं आऊंगा। बांग्लादेश में इतने हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन भारत सरकार का इस पे क्या रवैया? चुनाव से पहले मोदी जी वहां गए भी थे, सर्वेश्वर जी मैं आऊंगा, फंड की घोषणाएं की थी। सर्वेश्वर जी मैं आऊंगा। लेकिन ये सब छोड़िए, अभी जो श्रीलंका की क्राइसिस है, इससे बाकी के देशों को सबक लेना होगा, खास के नेपाल को, क्योंकि नेपाल में ये चाइना पूरा पैठ बना चुका है। और ये जो लेक नदी वाला जो ये बार-बार मामला उठा रहा है, बिल्कुल मैं आऊंगा, वहाँ का मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर जी मैं आऊंगा आपके पास। ललन सिंह जी, बिल्कुल अलग बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल अलग बात। पूरे देश में एक बात चल रही है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये बात कर रहे हैं कि हमें भारत पूरा
अच्छा मित्र है और भारत की ज़रूरत है मदद की, भारत मदद भी करेगा, खुले दिल से करेगा, लेकिन इस सदाशयता का हम कितना ऋण चुका चुके हैं आज तक? क्या लगता नहीं है कि एक बार पूरा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए? हमने तो अपना प्रधानमंत्री तक खो दिया इस सदाशयता में, इस बात का भी उल्लेख जरूरी है। क्या नहीं लगता कि इस सदस्यता का मूल्य पूरी तरह से सोच समझ कर खर्च करना चाहिए आज? चंद्रशेखर जी, आपके बातों में दम है। हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में बता दिया। आदमी एक बार गलती करता हो बहुत सही, उसको सुधारा जा सकता है। दूसरी बार गलती करता है तो लोग बोल देते हैं कि शायद मूर्खतापूर्वक कोई काम हो गया। लेकिन हर बार अगर इस तरह की हम दानवीर कर्म बनते जाएं और हमारे जो रिस्पॉन्स है सामने वालों से वो बेहतर ना हो, और इतना भी ना हो कि वो हमारे किए हुए कर्मों को एक एहसान के तौर पे ना माने, तो दुख और इतने बड़े विशाल देश के लिए गलत ही साबित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका में पब्लिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और ये भी कंफर्म हो गया है चंद्रशेखर जी कि जो स्पीकर है वो अंतरिम राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और अगर रोड के ऊपर कोहराम मचा हुआ है, और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इनके ही गलती से आज लंका की ये असली पिक्चर राष्ट्रपति के ऐशो आराम के कारण ये कोहराम मचा हुआ है, और मतदाताओं के मत देने की गलती को पूरी लंका अगर भुगत रही है, तो भारत इतना भी उनको मदद करे, लेकिन मदद करते वक्त अफगानिस्तान वाली हालत ना हो। नेपाल को समझ में आए या ना आए, लेकिन वहां की जनता को तो समझ में आनी चाहिए। और बांग्लादेश भी अभी आपके सामने जिस तरह से अपने आप को वो बता रहा है कि हम भारत से किसी किसी मामले में अच्छे विकास के तरफ है, तो उसकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात हमारे फौज में कहा जाता है कि कमजोर के साथ कोई नहीं चलता, तो यहाँ भी अब हमारी राजनीति और कूटनीति, हम विश्व में गुरु बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब तो सभी पार्टियों के नेता बोल रहे हैं कि हमारे ग्रामों से हम विश्व के गुरु बनने की तैयारी में। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस के भी लोग टीवी में बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात का साफ नजर आ रहा है कि 5,00,000 करोड़ डॉलर का कर्ज केवल चीन का लंका के ऊपर है, और इतना जबरदस्त कर्ज जो है वो 22 में चुकाने की स्थिति में नहीं है। विदेशी मुद्रा उसके पास एकदम खत्म है, तो उसकी हालत दुनिया के अंदर साफ नजर आ रहा है। तो अगर भारत ने कुछ भी हो करना हो, ये बात सही है कि मानवा सोच से हम उनको राशन, पानी, दवा और जो प्राथमिक रिक्वायरमेंट है वो जरूर दें, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी ना की जाए जैसा कि लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया है, जिससे हमारी हालत वही अफगानिस्तान की जैसी हो जाए। हमारी आईटीबीपी की सिक्योरिटी, वहां हजारों की संख्या में उनके हाईवे के ऊपर, पुल के ऊपर हमारा खर्च अपने दबाव में पड़ जाए। इन सभी चीजों को मद्देनजर जो राष्ट्रपति लंका का ऐशो आराम करके, पर्यटन को दरकिनार करके, खेती का नुकसान करके, और आज उनकी हालत हो गई कि उनके आवास में ही आम जनता कैप्चर कर चुका है। गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस चल रहे हैं, तो भूखी जनता जो है लंका में वो कुछ भी कर सकता है। तो ये गृह तो जरूर है, लेकिन भारत के लिए एक सोचने का भी विषय है कि हम उनको किस स्तर पे मदद करें, और हमारी मदद की उनको कितनी अहमियत होगी, और वो बाद में हमें कितना एहसानमंद होंगे। ये आज का समय है, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं। हम एकदम आंख मूंद के किसी जगह पे हमारे से बहुत काबिल लोग वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कभी कभी मीडिया कुछ पुराने अनुभव ये बताते हैं कि कहीं ऐसी तेजी ना हो जो हमारे लिए भी आफत का घर बन जाए। और इस सड़क पे जो कोहराम मचा हुआ है वो कहीं हमारे देश तमिलनाडु के नजदीक ना पहुंच जाए, जिसका खामियाजा हमारे प्रधानमंत्री
राजीव जी के साथ आपने पूरी सच आपने बताया भी है। ये सभी चीजों को अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों के सामंजस्य के द्वारा अभी हमारे को कदम बढ़ाना सही होगा। ये मेरा अपना सोच है। ठीक है आशुतोष जी, क्या लगता नहीं है कि वर्तमान समय ये भी है कि भारत आर्थिक से ज़्यादा बौद्धिक मदद श्रीलंका को प्रदान करे, और वहाँ पर जो हमारे ऐसे आर्थिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कूटनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी मदद उनको दी जाए कि कैसे श्रीलंका को पुनः स्थापित करना है, क्योंकि श्रीलंका का शासन प्रशासन पूरी तरह बिखर गया है। और ये बहुत बड़ा कदम होगा कि अगर हम बौद्धिक मदद उन्हें प्रदान करते हैं तो यह आर्थिक मदद से बड़ी मदद होगी। चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं इस चैनल पे सभी बुद्धिजीवियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने विचारों से अवगत कराया और श्रीलंका की स्थिति के बारे में विदेश में सुनने वाले सब दर्शकों को बताया। मैं कहूँगा कि आर्थिक रूप के साथ साथ बौद्धिक जो मदद है और प्रशासनिक रूप में जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर भारत मदद करता है तो ये बहुत श्रीलंका सरकार की बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि अभी तक जो श्रीलंका में देखने में आ रहा है मिसमैनेजमेंट और परिवारवाद की राजनीति चलती आ रही है, उससे उसको उभारना बहुत अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, भारत को अपनी विदेश नीति के बारे में भी परिवर्तन करना होगा, टिट फॉर टैट। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको क्या मिल रहा है, ये भी हमको अच्छी तरह सोचना चाहिए। ब्लाइंड किसी की हेल्प करते रहे उसके बाद वो हमारी पीठ में कोई छुरा घोंपे, वो भी ठीक नहीं है। तो जी, विचार करने का समय है। बौद्धिक मदद अगर भारत प्रदान करता है तो ये सबसे बड़ी मदद इसलिए है कि चीन या दुनिया का कोई भी देश अगर बौद्धिक मदद प्रदान करेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका हित छुपा होगा। लेकिन हम निष्पक्ष भाव से अफगानिस्तान के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देते हैं क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र कायम हो। तो क्या अगर भारत बौद्धिक मदद प्रदान करता है तो क्या ये वाकई में बड़ा कदम नहीं होगा? मैं कहता हूँ चंद्रशेखर जी, ये बौद्धिक मदद जो है मौद्रिक मदद से ज्यादा कामयाब रहेगी बौद्धिक रूप से। और प्रशासन में अगर हम अपने प्रशासन में उनकी मदद कर सकते हैं, सुचारू रूप से प्रशासन को कैसे चलाया जाए, परिवारवाद से कैसे उभरा जाए और पूरे देश के नागरिकों का हित किस चीज में है, उसको सोच करके अगर सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सोच करके अगर वहां पे राज्य चलेगा तो निश्चय ही श्रीलंका कुछ समय के बाद इस अपने आर्थिक संकट से धीरे धीरे उभरने की स्थिति में होगा। श्रीलंका का ये आर्थिक संकट छोटा संकट नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है। जैसा कि हम देख रहे थे कुछ दिन पहले उनके पास पेट्रोल तक मंगाने के लिए पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज जीरो हो चुका है, खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री मंगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। भारत सरकार ने जब श्रीलंका की मदद की आवश्यकता पड़ी, भारत ने हमेशा अपना साथ बड़ा खूबी निभाया, श्रीलंका की मदद करी, नेपाल की करी, पाकिस्तान की करी, अफगानिस्तान की भी करी। देखिए अफगानिस्तान को अनाज भेजा पाकिस्तान के थ्रू। तो भारत अपने देशों को हमेशा से मदद करता है, लेकिन उसके बदले में हमारे को क्या मिला? धोखा, पीठ में छुरा घोंपा गया। बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए। हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, चीन बड़े तेजी से अपना विस्तार करता जा रहा है। नेपाल में भी उन्होंने रेल मार्ग का काफी विस्तार करा है, श्रीलंका में भी उन्होंने पोर्ट बनाने की पेशकश की। और जो हम अभी ईरान के थ्रू एक पोर्ट बनाने की बात कर रहे थे उसमें भी चीन ने दखलंदाजी की। तो हमारी विदेश नीति को जो है बड़ा सोच समझ करके इन देशों के साथ डील करना होगा। प्रशासन में बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से श्रीलंका की मदद करके हम निश्चय ही उसको इस संकट से उभारने में सफल होंगे। और आज जैसा कि आपने कहा और मैंने अपने बुद्धिजीवी साथियों से भी सुना आपके चैनल पर कि श्रीलंका को आर्थिक मदद के साथ साथ उसको बौद्धिक मदद और प्रशासन के कार्य में मदद की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है सर्वेश्वर जी, क्या लगता है आपको कि हम जो विचार कर रहे हैं क्या ये विचार महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए चंद्रशेखर जी, ये विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे दो विद्वान पैनलिस्टों ने बताया। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अब वो समय खत्म हो गया कि हम केवल लोगों को बांटते चले जाएं और बदले में वो हमारे साथ छुरा घोंपे। हाँ, हम उसकी मजबूरी का फायदा कतई नहीं उठाए, लेकिन श्रीलंका को सचमुच में पैसों, आर्थिक मदद के साथ साथ प्रशासनिक मदद और बौद्धिक मदद जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं उसकी बहुत जरूरत है। और एक अहम
चाहिए, ये निगोशिएशन हमें करना चाहिए। हम उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन जो वो चाइना के जाल में फंस के देश को बर्बाद कर दिए। अभी तो देश बर्बाद ही हो चुका है ना, वहाँ के लोग सड़क पे हैं, खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, कृषि करने के लिए खाद नहीं है वहाँ पे। ऑर्गेनिक खेती करना बहुत अच्छी बात है, रासायनिक खेती से के अपने भी मतलब नफा नुकसान है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एक वर्ग जो है उसको रासायनिक खेती पे डिपेंड होना जरूरी है। तो भारत को अभी श्रीलंका को आर्थिक मदद के तौर पे थोड़ा निगोशिएशन भी करना चाहिए कि अगर मैं आपको दे रहा हूं तो हमारी ये बातें हैं, आपको इस पे अमल करना पड़ेगा। और अभी केवल इतने ही दिन में इतने ही पैसे आपको नहीं दूंगा, आपको हर तरीके से आपको हम सुरक्षा देंगे। अब भाई इतना छोटा सा देश है श्रीलंका, जैसे हमारे केरल के आसपास का होगा, 2 करोड़ 20 लाख की आबादी का देश है। हम ऐसे देश को तो गोद भी ले सकते हैं, लेकिन जो वहां का बताए ना, ये जो गोटाबाया राजपक्षे का जो नीति थी, जो वो जो टर्मिनल जो इंडियन ओशियन में चाइना को अवार्ड कर दिया, इससे भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो इस जैसे नेता को हटाना पड़ेगा। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं स्थिति संभलने की ओर जा रही है। अब ऐसे में जो श्रीलंका की नाव में छेद हुआ है वो एक तो है वित्तीय कुप्रबंधन का और दूसरा है राजनीतिक कुप्रबंधन का, और उस छेद को भरने के लिए अर्थ से ज़्यादा अब जो एक दिमाग है, जो बुद्धि है, उसकी आवश्यकता है। जी हाँ चंद्रशेखर जी, आप देखिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस बीच में क्या उलट पुलट हो रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट में, तो इसमें कोई दो राय। देखिए IMF भी $20 बिलियन का फंड उसको डेट देने वाला है, लेकिन वो अपनी शर्तें लगवाता है कि उन्होंने कहा कि आप इंटरेस्ट रेट रेज करो, इंक्रीज करो इंटरेस्ट रेट, जो उन्होंने घटाए थे टैक्स जो घटाए थे उसको आप इंक्रीज करो। तो उसी तरह भारत को वर्ल्ड बैंक अगर उनको फंड देता है, भारत को भी अगर वर्ल्ड बैंक फंड होता है तो उनकी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उसी तरह भारत भी जो दे रहा है तो भारत भी अपनी नीति और कुछ अच्छा देखिए सर्वेश्वर जी, इस मुद्दे सर्वेश्वर जी देखिए, सर्वेश्वर जी एक बात पैसे देंगे अगर आप हमारी ये बातें मानेंगे। सर्वेश्वर जी देखिए एक बात सुनिए, एक बात कि 47% बाजार से लिया हुआ कर्ज है, 9% अन्य कर्ज है, 2% कर्ज भारत का है, 9% कर्ज वर्ल्ड बैंक का है, 10% कर्ज जापान का है, 10% कर्ज चीन का है और 13% कर्ज एशियन डेवलपमेंट का है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है चीन के कर्जे की। क्या ये पूरी दुनिया के लिए अविश्वास और अनिश्चितता का विषय नहीं है कि इतना कर्जा चीन के ऊपर है, लेकिन चर्चा चल रही है उस 10% कर्जे की जो चीन ने दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को खतरा है कि कोई ले न ले, कहीं ना कहीं कुछ हो ना हो, लेकिन चीन अपना कर्जा वसूल कर लेगा। देखिए चीन की यही पॉलिसी हुई है, वो कम इंटरेस्ट रेट पे गरीब देश, छोटे देश को कर्जे देके और जब वो लौटाने की स्थिति में ना हो तो उसकी संप्रभुता से वो खिलवाड़ करता है। वहां के जो की विस्तारवादी नीति है चीन की, इसीलिए वर्ल्ड ओवर आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिए, न्यूज चैनल को देख लीजिए, उसमें चाइना का जिक्र होगा ही होगा। BBC भी न्यूज अगर छाप रहा है तो उसमें चाइना का जिक्र महत्वपूर्ण बिल्कुल सर्वेश्वर जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। ललन सिंह जी, क्या लगता है कि जो नाव में छेद है वो उसको भरने के लिए बौद्धिक मदद ज्यादा जरूरी है भारत की? चंद्रशेखर जी, आपका जो कहना है वो एकदम सही है। अभी इनको प्रशासन और उनके काम को करने के तौर तरीके को बहुत सुधार की जरूरत है, जिसमें हमारा भारत बहुत अनुभवी है और हमारे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हर स्तर और क्षेत्र में उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं 3-4 सवाल अपने जहन में ला रहा हूँ कि अभी लंका के लिए 3-4 सवाल बहुत साफ है। पहला, जो उनके प्राइम मिनिस्टर जो रिजाइन कर चुके हैं वो बोल रहे हैं कि
शांति और सुरक्षा की सबसे पहली जरूरत है। नंबर 2, आपने बता दिया कि उनकी सर्वदलीय अंतरिम सरकार बन रही है जिसमें राष्ट्रपति उनके स्पीकर बनने जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के द्वारा जो कठपुतली सरकार है वहां पे स्थापित हो जाए। और तीसरी बात कि उनको किस तरह से आर्थिक मदद दुनिया से चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कि लंका में जो अभी हालात है उसके जो खास कारण है उनको कैसे वहां पूरी तौर पे, अगर मैं फौजी लफ्ज में बोलूं तो नेस्ता बूंद करके उनको जमीन पे रख दिया जाए जिससे उन्हें मौका न मिले कि फिर लंका में इस तरह की हालात को पैदा करें। इन सभी सवालों के साथ आपका जो ये प्रश्न है और हमारे मित्रों का जो कहना है वो बहुत सही है कि अभी कुछ खास चीजें जिसमें दवा, खाने और पीने का सामान और जरूरी आइटम्स के सेवा और हेल्प दुनिया के द्वारा इनको मिलना चाहिए। लेकिन भारत को भी इसी मार्ग में चलना है, इससे ज्यादा हटके नहीं चलना। क्योंकि मैंने एक पॉइंट बताया कि हो सकता है कि कठपुतली सरकार चीन के द्वारा स्थापित हो, इसकी संभावना है वहां पे। तो इन सभी चीजों के साथ अभी केवल प्राथमिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए और बौद्धिक पूरी तौर पे उनकी प्रशासनिक हेल्प की जाए और उसके बाद हमें भी अपने बचाव के लिए, चाहे वो रिफ्यूजी का हो या और कोई सुरक्षात्मक कारण से हो, हमें भी अपना पूरा ख्याल रखना होगा। क्योंकि आग की जो लपटें हैं वो भारत तक आएंगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं फौजी हूँ और जब लंका के राष्ट्रपति भवन को, किचन को, स्विमिंग पूल को इस तरह से छवि बनाई जा रही है तो ये संभावना बन रही है कि कहीं भारत के तरफ भी इनका दौर शुरू मत हो जाए। इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत बुद्धिमानी से हमारे भारत सरकार को अपने हर स्तर पे निर्णय लेना होगा और आपका सोच एकदम सही है। ठीक है आशुतोष जी, क्या लग रहा है कि अब भारत को मदद देने के तरीकों में बदलाव लाना होगा और कहीं ना कहीं एक जो भारत की छवि है विश्वसनीयता की, उसके अंतर्गत भी पूरी तरह से मदद को देखना होगा। और ये पूरी दुनिया विश्वास करती है कि भारत कोई बौद्धिक मदद करेगा तो उसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं होगा, छुपा हुआ कोई हित नहीं होगा उसमें। चंद्रशेखर जी, पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व का भारत के प्रति अपना जो देखने का नजरिया बदला है। भारत को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां सब भारत के उभरते हुए रूप को देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री की इसमें बड़ी अहम भूमिका है और हम हमेशा ही अपने पड़ोसी मित्रों की मदद करते आए हैं। लेकिन उदारवादिता की नीति को हमें बदलना होगा और टिट फॉर टैट करना होगा। जो अगर हम दे रहे तो उनसे भी हमको हार्ड बार्गेन करना होगा, ना केवल आर्थिक मदद, प्रशासकीय कार्यों में, बौद्धिक कार्यों में और अन्य कार्यों में भारत को अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा अगर श्रीलंका को हम इस आर्थिक संकट से उभारना चाहते हैं। आज की तारीख में श्रीलंका में बड़ी अराजकता की स्थिति है। मैं दिन में देख रहा था जयनाथ सूर्या जो क्रिकेटर थे, श्रीलंका के बहुत सलामी बल्लेबाज थे, धुआंधार बैटिंग करते थे, उन्होंने भी आज श्रीलंका की प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। बड़े बड़े विचारधारक राजनीतिक लोगों ने सब इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करा। उन्होंने इस चीज को आभास करा है कि श्रीलंका में अभी तक जो कुशासन चलता रहा है, परिवारवाद चलता रहा है, वो ही श्रीलंका के पतन का कारण बना है। और अब सर्वदलीय सरकार बनने के लिए जा रही है, जैसा भी आपने अवगत कराया कि वहां पर सर्वदलीय सरकार बनने जा रही है। सर्वदलीय सरकार में सभी लोगों का वहां पे बराबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। भारत अपना राजनीतिक क्षेत्र में जो एक्सपर्टीज है जो श्रीलंका के साथ शेयर करता है। भारत में विदेशी राजनीतिक जो है कुछ देशों के राजनीतिक लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे हम श्रीलंका के लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं प्रशासन में किस तरह से अच्छा से चलाया जाए। और ये जो कम रेट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है चीन के द्वारा, इसको बड़ा सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि चीन जो है धीरे धीरे हल्का स्लो रेट पे, कम रेट पे इंटरेस्ट देकर के उस पर कब्जा करने की जो उसकी कोशिश होती है, चीन की इस नीति को बड़ा सोच समझ के श्रीलंका को फूक करके पाव रखना होगा
कि आगे आने वाले समय में हम अपने को इस संकट से अगर उभारना चाहते हैं तो हम अपनी नीतियों में किस तरह से बदलाव लाएं। आप चीन को नकार भी नहीं सकते क्योंकि चीन ने काफी कुछ कर्जा अपना ऑलरेडी आपके ऊपर जमा रखा है, लेकिन अब आने वाले समय में भारत की भूमिका बहुत अहम भूमिका होगी क्योंकि ज्योग्राफिकल उससे भी श्रीलंका भारत के बहुत नजदीकी वो है और हम समुद्र के रास्ते से व्यापार करते हैं, तो श्रीलंका का भी उसमें बड़ी अहम भूमिका होती है। तो भारत का रोल आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और भारत ही, केवल भारत ही उसको आर्थिक संकट से और प्रशासनिक संकट से उभार सकता है। ठीक है सर्वेश्वर जी, समय कम है सर्वेश्वर जी, बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूँगा कि क्या सर्वदलीय सरकार के गठन के बाद श्रीलंका में जो संकट है वो कम हो जाएगा या धीरे धीरे कम होगा, या उसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में या एशिया के परिदृश्य में क्या असर पड़ेगा? करें तो बहुत ही गहरा संकट है, जैसा कि दूसरे पैनलिस्टों ने बताया। चाइना का इसमें जरूर वो अपना रोल अदा करेगा वहां के सरकार गठन में, और भारत को चाहिए साथ ही साथ G7 कंट्री का जो समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान एंड यूके, यूएस आते हैं, उन्होंने मदद का वादा किया है, लेकिन साथ ही उनको आना पड़ेगा। अभी देखिए यूक्रेन में तो ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्री भेज रहे हैं यूक्रेन को हथियार, लेकिन श्रीलंका में क्राइसिस हो रही है तो अभी तक इन्होंने वादा किया है, भेजा कुछ नहीं है। और ये एशियन जो क्राइसिस है ये केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे एशिया के लिए ये क्राइसिस बहुत ही बड़ा है और उसका फायदा चाइना उठाने की कोशिश में है, क्योंकि वो जो अंतरिम सरकार बन रही है उसमें जरूर चाइना का प्रभुत्व होगा। उसको कम करने के लिए भारत सरकार को भी अपना स्टैंड बदलना होगा, और हम मानते हैं कि अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत सशक्त है और वो अच्छे कदम उठा रही होंगी। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। सर्वेश्वर जी, लल्लन सिंह जी, आशुतोष शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। श्रीलंका धीरे धीरे शायद हो रहा है कि काल रात्रि से एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि नया सवेरा श्रीलंका में किस ओर श्रीलंका को ले जाता है। क्या चीन का दखल दोबारा होगा? क्या चीन के दखल को श्रीलंका में कम किया जाएगा? यह आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।